इंटरनेट पर हर कोई हर सब्जेक्ट का, साइंस का, फिलॉसफी का एक्सपर्ट बन के बैठा हुआ है और मैं जब जब ये सब देखता हूं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं। लेकिन बस अब और नहीं, अब मामला हाथ से निकल रहा है। इन हर चीजों के एक्सपर्ट्स को जवाब तो अब देना पड़ेगा। पहले जरा इनसे मिलिए। ये है पीएचडी साइंटिस्ट डॉक्टर रवि और ये भी हर फील्ड में एक्सपर्ट हैं। जरा सुनिए इनकी बोंगिया। समानता की बात करें तो चिंपैंजी और इंसान के बीच में डीएनए में समानता होती है ऑलमोस्ट 99%। 99% समानता होने के बाद भी आप पूछ सकते हैं कि चिंपैंजी और इंसान इतने अलग अलग क्यों होते हैं। लास्ट ह्यूमन डीएनए में तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। 1% के डिफरेंस का मतलब हो गया 3 बिलियन का 1% यानी 30 लाख डिफरेंसेस, यानी कि 1% के डिफरेंस के बाद भी ह्यूमन और चिंपैंजी में 30 लाख से भी ज्यादा डिफरेंसेस डीएनए के लेवल पर होंगे। भाई साहब पूरी कैलकुलेशंस करके दिखा रहे हैं कि 3 बिलियन में 1% डिफरेंस होता है, 30 लाख डिफरेंस हो गए। मतलब हद है। अगर आपको पता नहीं है किसी चीज का तो उस पर बोलना जरूरी है क्या रवि जी? ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज के पूरे वोल जीनोम का कभी कंपैरिजन हुआ ही नहीं था। जी हाँ, ये जो आपको 1% डिफरेंस बताया जाता है ह्यूमन एंड चिंपैंजीज में, ये हरगिज ट्रू नहीं है। ये सिर्फ उन सेक्शंस को कंपेयर किया गया था जो ह्यूमन एंड चिंपैंजीज में एक जैसे थे, यानी जो ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज के डीएनए में नॉन अलाइनेबल रीजन्स थे उनको फुल्ली इग्नोर किया गया था और सिर्फ उन सेक्शंस को देखा गया था जो सबसे ज्यादा सिमिलर थे एंड उनमें से भी सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस को काउंट किया गया था। तब जाके ये 99% सिमिलैरिटी का फिगर आया था। अगर आप ह्यूमन एंड चिंप की सिमिलैरिटी में इंडेल्स की कैलकुलेशंस भी ऐड कर दें, यानी स्मॉल इंसर्शंस एंड डिलीशंस को भी मिला लें, तो ह्यूमन एंड चिंपैंजी की सिमिलैरिटी 96% पर पहुंच जाती है। और इस 96% सिमिलैरिटी में भी साइंटिस्ट ने पूरे जीनोम को कंपेयर नहीं किया था। जी हां, ह्यूमन एंड चिंप का फुल जीनोम कंपैरिजन ही रिसेंटली हुआ है 2025 में स्टडी पब्लिश हुई है नेचर में, जिसमें साइंटिस्ट ने बताया है कि कैसे आज तक जो आप फिगर देखते थे 1% डिफरेंस, 2% डिफरेंस, 4% डिफरेंस, इन कैलकुलेशंस में कभी ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज के फुल जीनोम को कंपेयर किया ही नहीं गया था, बल्कि लार्ज पोर्शंस को एक्सक्लूड कर दिया गया था क्योंकि वो हाईली रेपिटेटिव थे एंड डिफिकल्ट टू स्टडी थे। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग ह्यूमन एंड चिंपैंजीज के डीएनए में गैप डाइवर्जेंस है 13.3%। जी हां, और इसमें अगर हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस को भी ऐड कर दें, जो कि इसी पेपर में बताया गया है, जो कि है 1.5% डिफरेंस, तो ह्यूमन एंड चिम्प्स का डीएनए डिफरेंस 14 से 15% पहुंच जाता है इस पेपर के अकॉर्डिंग। तो ये जो आप 99% की कैलकुलेशंस करके दिखा रहे थे, तो आपको आइडिया भी नहीं था कि इसका मतलब क्या है। आपने बस कहीं पे सुना और वही सीधे सीधे आपने लोगों को बता दिया। आपको कोई आइडिया नहीं था कि इसका मतलब क्या है। और यही प्रॉब्लम है ज्यादातर ऑनलाइन एजुकेटर्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ। उनको आइडिया ही नहीं है, उनको बस हर फील्ड में एक्सपर्ट बनना है। इन पीएचडी भाई साहब ने और भी बहुत बड़ी बड़ी बोंगियां मारी हैं, इस्लाम पर मारी हैं, साइंस पर मारी हैं, लेकिन वो एक स्पेशल वीडियो डिजर्व करती है। उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल आप इनसे मिलिए। ये भाई साहब भी हर चीज के एक्सपर्ट बनते हैं और बिना जाने, बिना उस सब्जेक्ट को स्टडी करे उस पर वीडियो बनाते हैं। क्या यूनिवर्स को कम से कम किसी ऑल पावरफुल क्रिएटर ने बाय पर्पस तो नहीं ही बनाया, क्योंकि अगर वो ऑल पावरफुल होता तो उसे इतना रायता फैलाने की क्या जरूरत थी, वो सीधे ही बना देता। ये क्या बात हुई कि 14 अरब साल पहले बिग बैंग होता है, उसके लगभग 9 अरब साल बाद सोलर सिस्टम फॉर्म होना शुरू होता है और फिर उसके भी लगभग 4 अरब साल बाद इंसान आता है और मात्र कुछ हजार साल पहले आसमानी किताबें उतरनी शुरू होती हैं। इनवैलिड क्वेश्चन। जिसको बेसिक साइंस की नॉलेज भी होगी वो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। और ये तो साइंस के और रैशनैलिटी के ठेकेदार बनते हैं। तो आपको ये नहीं पता क्या कि टाइम रिलेटिव होता है, यानी इंसानों के अकॉर्डिंग अगर यूनिवर्स को बने हुए 14 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में हर किसी के लिए या यूनिवर्स के हर कोने में 14 अरब साल ही बीते हों, ऐसा जरूरी नहीं है। Einstein says that time is not just a label on the whole universe. Time is experienced individually. There isn't time in the sense of a universal tick-tock. There were times. अगर कोई सभ्यता ब्लैक होल के आसपास रह रही होगी तो उसके लिए तो सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा होगा। वो तो बोलेगी कि वाओ, गॉड ने सब कुछ इतनी जल्दी कर दिया, क्योंकि ब्लैक होल के करीब टाइम बहुत स्लो हो जाता है। In fact, if it was a strong enough black hole, a big enough black hole, and if you got close enough to the event horizon, to the edge, be careful, don't fall over, but stay just outside, you might spend a week at that black hole, and you come back to Earth, it might be 1,000,000 years or 1,000,000,000 years have gone by. That's the way in which black holes warp the passage of time.
तो 14 बिलियन ईयर्स सिर्फ इंसानों के लिए हुए हैं। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है मिस्टर अर्पित, जो हर किसी के लिए एक जैसा चले, ये रिलेटिव होता है। तो एक्सपर्ट साहब, अकल क्यों बंद हो जाती है जब गॉड पे सवाल करने का टाइम आता है? सारे ऊट पटांग अनसाइंटिफिक क्वेश्चंस गॉड पर ही करने होते हैं क्या? तो ये सवाल ही इनवैलिड है, सो कॉल्ड रैशनलिस्ट। अच्छा, इन लोगों ने जावेद अख्तर एंड मुफ्ती शुमाइल की डिबेट पर जो भी कमेंट्री करी है उसमें इतनी बोंगियां मारी हैं कि मेरी आंखों से और कानों से खून निकल गया था ये सब देख करके, कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। और ये लोग इंटरनेट पर साइंटिस्ट बनते हैं, एजुकेटर बनते हैं, और इनका ये हाल है। किसी को भी कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट की समझ ही नहीं थी और सब के सब डिबंक करने में लगे हुए थे। और एक पीएचडी साइंटिस्ट से आप ऐसी बचकानी बोंगी एक्सपेक्ट नहीं करते हो। सुनो जरा, मुफ्ती साहब ने बहुत ही हैवी और बहुत ही फैंसी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की, जिससे काफी लोग आई एम श्योर नहीं समझ पाए होंगे। बेसिकली, इफ द यूनिवर्स इज कंटिंजेंट देन इट मस्ट हैव अ फर्स्ट कॉज। ये कंटिजेंसी आर्गुमेंट होता है। सुनने में बहुत ही लॉजिकल लग सकता है कि हर चीज का एक कॉज है। इनफाइनाइट रिग्रेस, यानी कि पीछे जाते जाएंगे तो उसको अवॉइड करने के लिए एक फर्स्ट कॉज को हमें मानना ही पड़ेगा, जिसे गॉड कह दो। बट हो नहीं मिस्टर साइंटिस्ट, आप क्या बोल रहे हो? फर्स्ट कॉज जिसका आप जिक्र कर रहे हो उसको कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट साबित करता है, इन्फिनिट रिग्रेस को इम्पॉसिबल बता करके कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट फर्स्ट कॉज की बात करता है। जबकि जो डिपेंडेंसी आर्ग्यूमेंट है वो पूरी तरह वैलिड है, इवन इफ वी एक्सेप्ट यूनिवर्स इज इटर्नल एंड इन्फिनिट। मोहम्मद हिजाब ने द बुरहान बुक में पेज नंबर 52 में इसी चीज को मेंशन किया है कि कैसे डिपेंडेंसी आर्गुमेंट पूरी तरह वैलिड रहता है इवन इफ वी एक्सेप्ट इन्फिनिटी। ये वाला ऑब्जेक्शन जो है वो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के लिए वैलिड हो सकता है, उसके कुछ वर्जन्स के लिए वैलिड हो सकता है, बट डिपेंडेंसी आर्गुमेंट फर्स्ट कॉज साबित नहीं करता है, ये ऑन्टोलॉजिकल डिपेंडेंस साबित करता है। दिस इज सो एम्बैरेसिंग रवि जी कि ये बिल्कुल बेसिक है। आप किसी को भी सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये कोई डीप बात नहीं है जो मैंने बताई है, ये बिल्कुल बेसिक है। इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता, चेन को रुकना पड़ेगा, इस तरह की एक्सप्लेनेशन कंटिजेंसी आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करने में दी जाती है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझाते हुए दिया जाता है। लेकिन इस आर्गुमेंट के बारे में कोई थोड़ा सा भी पढ़ता है तो उसको पता चल जाता है कि यह आर्गुमेंट कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट से बेटर एंड डिफरेंट इसी वजह से है क्योंकि ये हर कंडीशन में वैलिड रहता है, इवन इफ यूनिवर्स इटर्नल है, इवन इफ इन्फिनिट रिग्रेस को हम एक्सेप्ट कर लें। तो वीडियो बनाने से पहले अच्छे से स्टडी तो कर लेते इस आर्गुमेंट को, कंटिजेंसी आर्गुमेंट को। इन्फिनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टिल वैलिड रहता है। और यही हाल हमारे रैशनलिस्ट एजुकेटर का भी है, जरा इनको भी सुनिए। फिर कॉज एंड इफेक्ट चेन कहते हैं, यानी दुनिया में हर चीज के होने के पीछे कोई ना कोई कारण है। आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी कहती है कि अगर इसी कॉज एंड इफेक्ट चेन में हम लगातार पीछे की तरफ जाते रहें तो आखिर कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा। अगेन सेम मिस्टेक, हर कोई कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में और डिपेंडेंसी आर्गुमेंट में फर्क कर ही नहीं पा रहा है। अरे भाई, चेन इन्फिनिट तक भी जारी हो, उसके बावजूद भी नेसेसरी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता है। एटलीस्ट पढ़ तो लो किसी भी कंटिजेंसी आर्गुमेंट के प्रोपोनेंट को। पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि ये आर्गुमेंट को इन्फिनिटी से फर्क नहीं पड़ता है। नेसेसरी एग्जिस्टेंस बुक पढ़ लो, पेज नंबर 66, उसमें भी यही चीज बताई गई है कि इन्फिनिट कॉजल चेन जो है वो आर्गुमेंट फ्रॉम कंटिजेंट एग्जिस्टेंस से कंपैटिबल है। वो ये बस पढ़ना वढ़ना है नहीं, इंटरनेट पर हीरो बनना है। जाहिर सी बात है, अगर ये इस आर्गुमेंट को समझ गए होते, इसको पढ़ लिया होता ढंग से, तो ये एम्बैरेसिंग वीडियोस बना ही ना पाते। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनकी ये पूरी वीडियोस तो वैसे बोंगियों से भरी पड़ी है, बट कॉन्फिडेंस चेक करो भाई साहब का। आर्ग्यूमेंट सुनने में अच्छी लगती है पर इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कंडीशन तभी लागू हो सकती है जब कॉज एंड इफेक्ट की सीरीज लीनियर, यानी ये सारे कॉज एक सीधी लाइन में। पर क्या ऐसा होना जरूरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? ये सीरीज एक सर्कल में हो सकती है, यानी कॉज ए बी को इफेक्ट करता है, बी सी को, सी डी को, एंड सो ऑन। एंड ओहो, अच्छा जी, इन्फिनिट रिग्रेस जब ही इम्पॉसिबल है जब सीरीज लीनियर हो। और अर्पित भाई ने एक चार्ट दिखा करके पूरा आर्गुमेंट ही खत्म कर दिया है। क्या बात है, बस तो फिर डिबेट ओवर, खत्म, सब घर जाएं। अर्पित भाई ने हजारों साल की डिबेट ओवर कर दिया आज, है ना? थोड़ी शर्म हया कर लो भाई साहब, यार हद है हद। इतनी एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स, इट्स अ लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी। ये क्या बोल रहे हो आप? इसी चार्ट से बोंगी समझो। अर्पित एक्सप्लेन्स का बेटा हुआ अर्पित 2, अब अर्पित 2 ने अर्पित 3 को कॉस किया, अब अर्पित 3 ने अर्पित 4 को कॉस किया, और अर्पित 4 ने कॉस किया दोबारा अर्पित एक्सप्लेन्स को। है जी, ये क्या बकवास है? अर्पित 4 एग्जिस्ट करता है खुद अर्पित की वजह से, बट समहाउ उसी ने अर्पित को पैदा किया है। इट्स अ लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी, ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या हालत हो गई है नास्तिकों, क्या ही हालत हो गई है। कॉन्ट्रडिक्शंस का सहारा लेना पड़ रहा है अपने बिलीफ्स को बचाने के लिए, मतलब हद है। ये होना ही नामुमकिन है।
और जब ऐसा ही क्वेश्चन जोशुआ रासमुसन, एक पीएचडी फिलोसोफर से पूछा गया था, तो उन्होंने भी यही बोला था. Although if you press me, I think I probably would just rule that out. I think if you have a circular cause, you get a kind of contradiction because the thing has to exist sort of prior to making it exist. But if it exists prior to making it exist, it exists and doesn't exist. It's like a mother giving. Yeah, I was saying it's like a mother giving birth to herself. To herself. Yeah, not to her children, to herself. Or like a chicken giving birth to that same chicken. It's like, yeah, there's something about that if that's really your best explanation of reality, well, I offer, I think, a better explanation that you don't have to appeal to circular causation. External causation is possible. प्लीज इतनी एम्बैरेसिंग वीडियोस ना बनाएं. अगर आप लोग आर्ग्यूमेंट को समझकर कोई अच्छा क्रिटिसिज्म करते तो मैं भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स बनाता, लेकिन आपने अपनी वीडियोस में हर वो क्वेश्चन किया है जो क्वेश्चन कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट एक्सप्लेन कर देता है. तो बच्चों, आर्ग्यूमेंट अच्छे से समझो, दोबारा क्रिटिसिज्म बनाओ कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट पे, मैं आपको सीरियसली रिस्पॉन्ड करूंगा. लेकिन ये सब मजाक करोगे तो मैं सीरियस हो ही नहीं पाऊंगा कभी भी. ये सब मजाक है सच्ची में. और मिस्टर पीएचडी साइंटिस्ट, आपका नंबर तो अभी और लगेगा. आपने भी इस्लाम पर एंड कई साइंटिफिक ब्लंडर्स किए हुए हैं जिनको मैं आने वाली वीडियोस में हाईलाइट करूंगा.